हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, और हम पढ़ रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस, जिसमें आज के इस लेक्चर का टॉपिक है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द एसिड रेडिकल्स। अभी तक इस लेक्चर्स में हम क्या कुछ कर चुके हैं, जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं। और उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अगर पहले सब लेक्चर्स देख चुके हो तो मेरे साथ आंखें बंद करके फटाफट इन लेक्चर्स को रिवाइज कर लो। और अगर आपने ये पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं देन इट इज अ मस्ट कि आप ये पहले के सब लेक्चर्स देखो, तभी आपको ये सब जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आएगा। तो जल्दी से आंखें बंद करते हुए मेरे साथ आप भी बंद कर लो, मैंने भी बंद की हुई है। तो हम स्टडी करते हैं कि हमने पहले सब क्या पढ़ा। तो हम लेबोरेटरी में गए। लेबोरेटरी में हमको टेस्ट करना है एक सॉल्ट, पता करना है कि उस सॉल्ट के अंदर क्या है, क्या केटायन है, क्या एनायन है। केटायन को बेसिक रेडिकल बोला, एनायन को एसिड रेडिकल बोला। हमें एक पुड़िया के अंदर, एक कागज के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल के गिवन है और हमें उसके बारे में बताना है। चलिए, हमने पुड़िया खोल ली, उसके अंदर से सॉल्ट निकला। सॉल्ट हो सकता है कि व्हाइट कलर का सॉल्ट हो या कुछ कलर्ड हो। तो हमने पहले लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था कि कौन कौन से कलर्ड सॉल्ट्स किस किस केटायन की वजह से हो सकते हैं। अब वो याद कर लिया, उससे हमको कुछ आइडिया मिल गया। फिर उसके बाद हमने शुरू किए उसके ड्राई हीटिंग टेस्ट। तो ड्राई हीटिंग टेस्ट में सबसे पहले तो हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्ट को डाल के देखा, उसको ऑब्जर्व किया कि क्या क्या चेंजेस आई, उससे आइडिया लगाया कि क्या कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर हमने फ्लेम टेस्ट किया, हमने बोरेक्स बीट टेस्ट किया। इन सब से हमें कुछ आइडियाज हो गए अपने केटायन और एनायन के बारे में। और फिर हमने शुरू किए अपने एसिड रेडिकल्स के लिए टेस्ट। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि एसिड रेडिकल पहले क्यों टेस्ट करते हैं, बेसिक रेडिकल क्यों नहीं। तो उसका आंसर ये है कि एसिड रेडिकल्स में से कुछ एसिड रेडिकल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपके बेसिक रेडिकल्स की डिटेक्शन में मुश्किल डाल दें। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि कौन सा एसिड रेडिकल है, और फिर उसके बेसिस पे हम अपने बेसिक रेडिकल्स की टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो हमने शुरू कर दी अपने एसिड रेडिकल्स की टेस्टिंग। उसमें सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन सीखी कि कैसे हम अपने एसिड रेडिकल्स को डिटेक्ट करेंगे। तो पहले हमारे पास एक क्लास होगी रेडिकल्स की, जो कि हमारे एसिड्स के साथ कुछ वॉलेटाइल प्रोडक्ट देंगे, कोई गैस इवॉल्व करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम उनके अंदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की वजह से, की हेल्प से उनको डिटेक्ट करेंगे। तो इस सीरीज में हमने सबसे पहले पिछले लेक्चर में एसिड रेडिकल्स के डिटेक्शन में डाइल्यूट एसिड के साथ टेस्ट करने शुरू किए। तो डाइल्यूट एसिड के साथ कौन कौन से रेडिकल्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, आई होप आप सब लोगों को याद है कि हम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हम सल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, एसीटेट, इन सबको डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट एसिड्स। अब डाइल्यूट एसिड के हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट किए थे पिछली बारी, जहां पे हमने देखा कि कौन सी गैस इवॉल्व होती है। और अब हम उनके कंफर्मेटरी टेस्ट करने वाले हैं, जो टेस्ट हमने पिछले लेक्चर में अंडरस्टैंड किए थे। डाइल्यूट एसिड के साथ एवोल्यूशन ऑफ द गैसेस को देखा था। तो जल्दी से पिछले लेक्चर में से इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या थी वो देखते हुए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में जो सीखा था वो था एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन द सॉल्ट। ठीक है, और वो हमने क्यों किया था, क्योंकि हमको देखना था कि कुछ एनायंस ऐसे हैं जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं। तो वो एनायंस हमने पिछले लेक्चर में सीखे थे, दैट इज द कार्बोनेट, द बाइकार्बोनेट, द सल्फेट, द बाइसल्फाइड, सॉरी बाइसल्फाइड, थायोसल्फेट, सल्फाइड और एसीटेट। और इनके केस में हमने देखा था कि जब सॉल्ट के अंदर आप डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो या तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगी या द गैस लिबरेटेड इज गोइंग टू बी कलरलेस। ठीक है, तो इस कलरलेस गैस के बारे में हमें कैसे मालूम लगता है, कोई एफर्वेसेंस है या वो स्मेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे हमें मालूम लगता है कि कोई एक गैस इवॉल्व हो रही है। और ब्राउन वाली तो ऑब्वियसली ब्राउन कलर की गैस आपको दिखेगी ही। तो ब्राउन कलर के अगर फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगे तो नाइट्राइट एनायन हो सकता है। जबकि अगर कलरलेस फ्यूम्स हमारे पास निकलते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ तो वो बाकी सारे के सारे जो हमने ये रेडिकल सीखे हैं
ये इनमें से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमने इन गैसेस के बारे में पिछले लेक्चर में क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर तो नाइट्राइट है तो NO2 गैस के ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगे, अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के कलरलेस ओडरलेस फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगे विद अ ब्रिस्क एफर्वेसेंस, बिल्कुल वैसे जो कि आप कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस लिबरेट होते हुए फील करते हो। फिर सल्फाइड या बाइसल्फाइड के केस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है एंड दिस इज अ कलरलेस गैस अगेन विद द बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर। और फिर हमने सीखा कि अगर तो सल्फाइड होगा तो सल्फाइड के केस में H2S गैस इवॉल्व होगी, जिसकी अगेन कलरलेस गैस तो होगी बट इसके एक सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होगी। फिर थायोसल्फेट के केस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है बट इस केस में यहाँ पे फर्क क्या है सल्फाइड बाइसल्फाइड से, वो ये है कि यहाँ पे आपको जो सोल्यूशन बचा हुआ था ना उसके अंदर एक वाइट टर्बिडिटी दिखाई देगी बिकॉज ऑफ सल्फर प्रेसिपिटेट। ठीक है। और फिर लास्टली हमने एसिटेट्स के बारे में सीखा। तो एसिटेट के केस में हमारे पास एसिटिक एसिड के वेपर प्रोड्यूस होंगे और उनकी विनेगर लाइक स्मेल होगी। ठीक है। तो ये सब कुछ आपने पिछले लेक्चर में सीखा था। आज हम एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं। हमने इनके कंफर्मेटरी टेस्ट सीखने शुरू करने हैं और उसमें आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो होगा सिर्फ एक डिस्कशन ऑन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड आयंस। इनके सारे कंफर्मेटरी टेस्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे। काफी सारे टेस्ट हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं, इसलिए सिर्फ इन्हीं को आज के इस लेक्चर में मैंने इंक्लूड किया है। तो हम पढ़ रहे हैं आज के इस लेक्चर में कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड रेडिकल्स। तो इनके लिए आपको बेसिकली ये सब चीज अंडरस्टैंड करनी है, वन बाय वन इन डिटेल बताऊंगी, बट पहले ग्रॉस फ्रेमवर्क देख लो कि आपको इसके लिए समझना क्या है। हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसमें आपने डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डाला, एक कलरलेस गैस इवॉल्व हुई। ये जो गैस है हमने उसको स्मेल किया, अगर तो वो ओडरलेस गैस है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है तो जो रेडिकल होगा वो होगा कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। बट अगर एक बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर होगी या एक पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिस इज गिवन, तो आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में पता होना चाहिए। ठीक है। तो वो जो गैस होगी वो होगी सल्फर डाइऑक्साइड और जो रेडिकल होगा वो होगा सल्फाइड या बाइसल्फाइड रेडिकल। अब हमने क्या किया, जो भी गैस प्रोड्यूस हुई चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड थी या वो सल्फर डाइऑक्साइड थी, हमने उस गैस को लाइम वाटर में से पास किया। लाइम वाटर में से पास करते दोनों ही केसेस में लाइम वाटर मिल्की होगा और जब आप इस गैस को एक्सेस ऑफ में पास करोगे इस लाइम वाटर में से तो वो जो मिल्की सॉल्यूशन है वो क्लियर भी हो जाएगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या दोनों की प्रेजेंस कंफर्म होगी। तो इस टेस्ट से क्या होगा, इस टेस्ट से आपको मालूम लग जाएगा कि ये जो एसिड रेडिकल प्रोड्यूस हुए थे डाइल्यूट एसिड के साथ, वो या कार्बन डाइऑक्साइड के हैं या वो सल्फर डाइऑक्साइड के हैं, वो और किसी के नहीं है। मतलब वो थायोसल्फेट के नहीं है, वो सल्फाइड के नहीं है, वो एसिटेट के नहीं है, वो नाइट्राइट के नहीं है। वो सिर्फ किसके होंगे, या वो गैस जो इवॉल्व हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी या सल्फर डाइऑक्साइड होगी या दोनों भी हो सकती हैं। तो जो रेडिकल्स हैं वो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड या बाइसल्फाइड होगा। समझ में आ गया। हमारे पास एक गैस इवॉल्व हुई थी, जो गैस इवॉल्व हुई थी हमने उसको लाइम वाटर में से पास किया, लाइम वाटर मिल्की हो गया और अगर आपने उस गैस को इन एक्सेस उस लाइम वाटर में से पास कर दिया तो वो मिल्कीनेस गायब होगी। दिस टेल्स अस दैट आइदर ऑफ दीज 4 रेडिकल्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। ठीक है। एक चीज थी, या तो आप उनको स्मेल से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सी है, ओडरलेस है या बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर है, बट कई बार ये बहुत कॉन्क्रीटली उस पर नहीं बता पाते हैं। तो वेल हम क्या करेंगे, अब हमें अगला टेस्ट जो करना है दैट इज गोइंग टू बी पासिंग द गैस थ्रू एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अगर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि पोटाशियम परमैंगनेट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, ऐसे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में से इसको पास करोगे तो अगर तो कोई कलर चेंज नहीं हो रहा तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और अगर एक कलर चेंज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो वेल द गैस इज गोइंग टू बी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आपके पास अब अलग से दो दो रेडिकल्स बन गए। कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, अगर सल्फर डाइऑक्साइड होगा तो सल्फाइड या बाइसल्फाइड। फिर हम उसके बाद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के डिफरेंशिएटिंग टेस्ट देखेंगे, सल्फाइड और बाइसल्फाइड के डिफरेंशिएटिंग टेस्ट देख लेंगे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को एक ग्रॉस फ्रेमवर्क पता लग गया आज के हमारे इस डिस्कशन का कि हमको करना क्या है। तो वन बाय वन इनके बेसिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हो रहा है इन टेस्ट में, क्योंकि आपको इनके पीछे की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट। सो अब हम चलते हैं वापस अपने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को कैसे याद रखना है उसको अंडरस्टैंड करने में। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम जितने भी हमारे पास मेटल के सॉल्ट्स होंगे उनकी थर्मल डिकम्पोजिशन को याद रखने के लिए मेटल्स को 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 के अंदर सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स दैट इज द अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम, सो सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम सब क्लास 1 मेटल्स फॉर्म करेंगे। क्लास 3 में सिर्फ दो ही मेटल्स हैं हमारे पास, सिल्वर और मरकरी, और बाकी के सब जितने भी बच गए हैं मेटल्स, चाहे वो एस ब्लॉक के हैं, चाहे वो पी ब्लॉक के हैं, चाहे वो डी ब्लॉक के हैं, उन सबको हम कहाँ पे डालेंगे, क्लास 2 के अंदर। सो metals like lithium, सारे के सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक जिंक, कॉपर, पी ब्लॉक एलिमेंट लाइक लेड, ऑल ऑफ देम दे आर गोइंग टू बी इन क्लास 2। ठीक है, तो हम इन 3 क्लासेस का बेसिस लेते हुए इनकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को याद रखेंगे और उससे हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 3 टाइप की रिएक्शंस को याद रखना है और उन 3 क्लासेस में कौन से मेटल्स फिट होते हैं, बस सिर्फ ये याद रखना है और द वर्क इज गोइंग टू बी डन। सो वापस चलते हैं पहले तो पिछले लेक्चर पे जहां पे हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया था और उसमें डाइल्यूट HCl या H2SO4 डाला था, और उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस या सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो वो क्यों इवॉल्व होती है, हमारे पास है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, जब हम उसके अंदर डाइल्यूट एसिड डालते हैं तो वो हमको बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस देगा। H पॉजिटिव आयंस इन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयंस के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेंगे। कार्बोनिक एसिड एक अनस्टेबल एसिड है, वो फटाफट टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक कलरलेस ओडरलेस गैस है विच इवॉल्व्स विद अ ब्रिस्क एफरवेसेंस। ठीक है, तो हमने गैस को देखा, वो ओडरलेस थी, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई, तो इसका मतलब है कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट है। दूसरे केस में हमने सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जब एसिड डाला, डाइल्यूट एसिड डाला, तो हमने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है जो कि कलरलेस गैस है विद द बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर। तो ये क्यों था, क्योंकि सल्फाइड या बाइसल्फाइड के अंदर जब हम एसिड डालेंगे तो H पॉजिटिव आयंस देगा, वो फॉर्म करेगा H2SO3। H2SO3 आगे ब्रेक करके क्या फॉर्म करेगा, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर बर्निंग इन एयर या बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर देता है। दिस इज अ पंजेंट इरिटेटिंग गैस दैट इज बीइंग इवॉल्व्ड। ठीक है, ये सब आपने पिछले लेक्चर में समझा हुआ है, सिर्फ एक रीकैप है, बार बार बोलने से ये चीजें याद हो जाएंगी, ये मेरा मानना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये वाला स्टेप हमने कैसे किया था। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि हमको गैस को लाइम वाटर में से पास करना है। अगर वो गैस सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो लाइम वाटर को मिल्की करेगा। ठीक है, तो मिल्की करेगा मतलब क्या है कि आपके पास ये लाइम वाटर है, क्लियर सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है। जब आपने इसमें से गैस को पास किया तो वो इस तरीके से मिल्की कन्वर्ट हो गया।
ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन आपने देखी, तो आपने बोला कि लाइम वाटर टर्न्ड मिल्की। क्यों मिल्की हुआ, ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और दूसरी चीज, जब इसमें से और एक्सेस में हम गैस पास करेंगे तो ये मिल्की सोल्यूशन फिर से क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या सल्फर डाइऑक्साइड है, या दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। नाउ बिफोर वी मूव फर्दर, कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको बिल्कुल क्लियर करवानी है, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं और बच्चों को उन टर्म्स का मतलब नहीं पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्विक लाइम क्या होता है, लाइम वाटर क्या होता है, अगर वो लाइम वाटर मिल्की हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये सारी टर्म्स को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे साथ, आपके पास है सॉइलेड लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम लोगों ने थर्मल इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग द कंपाउंड्स को स्टडी नहीं किया था। मैंने आपको बोला था कि जब भी हम पढ़ेंगे हम साथ साथ में पढ़ लेंगे। तो दिस विल ऑल्सो बी द टाइम जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि कार्बोनेट्स को हीट करने पे क्या प्रोड्यूस होता है, आप उसको कैसे याद रख सकते हो। ऑल्दो इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स भी डाले हुए हैं, जो कि आप मेरे इनऑर्गेनिक मेड इजी, बूस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स में देख सकते हो। मैं उनका लिंक भी नीचे प्लेलिस्ट में आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम पे अगर आप थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करो, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी और साथ में क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर डाला तो वो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्योंकि जरा सा पानी डाला था आपने, थोड़ा सा ही रिएक्शन हुआ है। तो और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है दिस इज स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, तो जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं हम उसको। ये पानी में घुल नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा सा ही पानी था और उतना तो आपने सारा का सारा सिर्फ वो जो सॉइलेड कैल्शियम ऑक्साइड था उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट किया, तो ये अभी भी सॉइलेड फॉर्म में ही है। अब अगर थोड़ा सा पानी अब ज्यादा डाल दोगे तो अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरा तो सॉल्युबल है नहीं है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। थोड़ा सा पानी और डालने से आपको व्हाइट टर्बिडिटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की दिखाई देगी, प्योर क्लियर सोल्यूशन नहीं दिखाई देगा। तो हम इसको बोलेंगे मिल्क ऑफ लाइम, मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, अब इसमें मैंने और बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, मतलब कि पानी ज्यादा हो गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बहुत ही कम है और थोड़ा सा तो सॉल्युबल है ही है। तो इसकी वजह से अब आपको एक क्लियर सॉल्यूशन दिखाई देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और अब हम इसको बोलेंगे लाइम वाटर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि स्लेक्ड लाइम, मिल्क ऑफ लाइम और लाइम वाटर में क्या डिफरेंस है। तीनों ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बस सिर्फ पानी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अमाउंट की वेरिएशन की वजह से हम इन तीन टर्म्स को डिफरेंटली यूज करते हैं। अब हमने अभी सीखा कि अगर हमारे पास लाइम वाटर हो, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप पास करोगे तो इट इज गोइंग टू टर्न मिल्की। ठीक है, तो अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो वो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बना और कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, दिस गिव्स अ व्हाइट टर्बिडिटी टू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले क्लियर सॉल्यूशन था और अब उसमें आपने जब कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो वो व्हाइट टर्बिडिटी आ गई, मिल्कीनेस आ गई। ठीक है, और अगर आप इसमें से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देते हो तो वो व्हाइट टर्बिडिटी या जो मिल्कीनेस है वो गायब भी हो जाती है। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो दिस फॉर्म्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और वो एक क्लियर सॉल्यूशन है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर। मैं अभी आपको इनके डिटेल्ड रिएक्शंस भी दिखाऊंगी तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से आ जाएगी, बट आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी टर्म्स समझ में आ गई एक बार। ऑलराइट,
सो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप लोग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स को भी याद कर लें, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी बहुत सारी रिएक्शंस को याद करने में। और वैसे भी आपको जैसे मैंने बताया ही था कि आपको इनकी थर्मल डिकम्पोजिशन मालूम भी होनी चाहिए, क्योंकि ड्राई हीटिंग टेस्ट में हम यही तो कर रहे थे कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया था, उसके अंदर हमने एक सॉल्ट को डाला था, सॉल्ट को डालने पे उसमें से कोई गैस इवॉल्व हो सकती है। तो कार्बोनेट्स के गैस केस में वो गैस इवॉल्व क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो इसको चलो अंडरस्टैंड करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन या ड्राई हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स के केस में आप क्या देखोगे, बहुत आसान वे में आप यहाँ पे याद कर सकते हो कि सारे के सारे मेटल कार्बोनेट्स को आप 3 क्लासेस में डिवाइड कर दो। क्लास 1 के अंदर अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम, क्लास 3 के अंदर सिल्वर और मरकरी, और क्लास 2 के अंदर बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स के कार्बोनेट्स आ जाएंगे। मतलब क्लास 1 के अंदर सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम नहीं इंक्लूड करना। क्लास 3 के अंदर सिल्वर और मरकरी, क्लास 2 के अंदर एक तो लिथियम आ जाएगा, ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जिंक, कॉपर, गोल्ड वगैरह सब यहाँ पे जितने भी मेटल्स हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब हमें याद करना है कि अगर इनका कार्बोनेट हो तो क्या प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे अगर क्लास 1 का मेटल कार्बोनेट होगा, जैसे सोडियम कार्बोनेट होगा, तो आप उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के हीट करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, दिस इज स्टेबल टू हीट। वो मेल्ट कर सकता है, राइट, वो सॉलिड है, आपको वो लिक्विडिश मेल्टेड फॉर्म में दिखाई देगा, बट वो डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व नहीं करेगा। क्लास 2 के मेटल कार्बोनेट्स को जब हम हीट करते हैं तो वो मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हमने किया कि कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को जब हम हीट करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। अगर क्लास 3 के मेटल कार्बोनेट्स होंगे तो उस केस के अंदर मेटल और ऑक्सीजन बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। तो क्लास के 1 के अंदर कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व नहीं होगी, क्लास 2 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी जब आप ड्राई हीटिंग टेस्ट करोगे, और क्लास 3 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगी। यहाँ पे एक मेटल का ऑक्साइड बन रहा है और क्लास 3 के अंदर मेटल बन रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब केटायंस के अंदर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपका जो केटायन है वो अमोनियम आयन हो। अगर अमोनियम कार्बोनेट होगा तो उस केस में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, बट साथ में अमोनिया गैस भी लिबरेट होगी, अमोनिया वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बोनेट के केस में आपको ये चीजें हैं जो कि याद रखनी है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स इज गोइंग टू गिव अस कार्बोनेट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि अगर आपके पास एक मेटल का बाइकार्बोनेट है, उसको हीट करोगे तो एक तो कार्बोनेट बनेगा मेटल का, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इवॉल्व होगी। तो दोनों ही केसेस में, कार्बोनेट में भी बाइकार्बोनेट में, एवोल्यूशन तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ही होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो कोई भी बाइकार्बोनेट को हीट करने पे कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इवन जेई के एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, वो है कि हमारे पास ग्रुप 1 के मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम ही है जो कि सॉलिड बाइकार्बोनेट फॉर्म करते हैं अलोंग विद अमोनियम आयंस। इसका मतलब है सॉलिड बाइकार्बोनेट सिर्फ 5 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम बाइकार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी के सब सिर्फ सॉल्यूशन में ही बनते हैं, जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट था, उसमें से आपने एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया। अंडरस्टैंड करो, आपके पास ये था, आपने पहले क्या लिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था, ठीक है, लाइम वाटर,
उसमें से आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया था तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था। ये क्लियर सॉल्यूशन था। उसके बाद ये मिल्कीनेस आ गई थी। फिर हमने कहा कि इसमें से जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पे प्रेजेंट है? अभी पानी में ही प्रेजेंट था, तो वाटर भी प्रेजेंट है इसके अंदर। अब वाटर भी है और आप एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें से पास कर रहे हो और आप इसको जब हीट करते हो तो वेल ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म कर रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में ही बनता है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, इसका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सॉल्यूशन के अंदर ही बन सकता है। और अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में बनेगा तो दिस विल बी सॉल्युबल इन वाटर। दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, सो मिल्कीनेस जो है वो गायब हो जाएगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो अब हम चलते हैं वापस अपने कंफर्मेटरी टेस्ट पे फॉर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के केस में एसिड डालने पे बना था कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और सल्फाइड बाइसल्फाइड के केस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो पहला स्टेप इन गैसेस के इवॉल्व होने पे हमने क्या किया? लाइम वाटर का टेस्ट किया। लाइम वाटर के टेस्ट में मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसमें से गैस को पास किया। वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, वो सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड पास करोगे तो कैल्शियम सल्फाइड बनेगा। दोनों ही केस में एक वाइड टर्बिडिटी आएगी, मिल्कीनेस आ जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब इस मिल्कीनेस को हम गायब भी कर सकते हैं बाय पासिंग द एक्सेस ऑफ द गैस थ्रू इट। तो कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ था, मिल्कीनेस दे रहा था, आपने उसके अंदर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास किया। पानी तो अभी था ही बीच में, है ना, पानी के बीच में तो सब कुछ हो रहा था। तो यहाँ पे बना कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। कैल्शियम सल्फाइड में सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेस में पास कर दोगे तो कैल्शियम बाइसल्फाइड बन जाएगा, दैट इज ऑटो वाटर सॉल्युबल। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारे पास दो गैसेस के अंदर हमने कंफर्म कर लिया कि ये ही प्रेजेंट होंगी अगर लाइम वाटर टेस्ट पॉजिटिव आया, या कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और कोई गैस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे बरेटा वाटर भी यूज कर सकते हैं, एंड बरेटा वाटर इज बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ जहां पे आपने कैल्शियम लिखा है वहां पे बेरियम कर दो, सिमिलर प्रोडक्ट्स बनेंगे, सेम ही चीज आपको दिखाई देगी। बेरियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फाइड भी वाइट टर्बिडिटी देंगे, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। अब आप कहोगे कि मैम इसको कैसे याद रखें कि कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, कौन सा नहीं फॉर्म करता? तो याद करो, हमने सॉल्युबिलिटीज याद की थी ना। तो सॉल्युबिलिटीज को याद करने का हमारा पर्पस यही था कि हम चेक कर सके कि कौन सा सॉल्ट पानी में सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्ट पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो जल्दी से उनको भी रिवाइज कर लेते हैं फॉर कार्बोनेट्स एंड द सल्फाइड्स। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना कि कैल्शियम सल्फाइड के केस में जो टर्बिडिटी होगी जब आप एक्सेस गैस पास करोगे दैट विल बी अ बिट स्लोली, जबकि कार्बोनेट के केस में दैट विल बी अ बिट फास्टर। ठीक है, तो सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कार्बोनेट्स और सल्फाइड क्या होते हैं? दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट फॉर द अल्कली मेटल एंड अमोनियम सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। ठीक है, तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो भी वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, कैल्शियम सल्फाइड बनेगा तो भी वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। और रह गई बात हमारी बाइकार्बोनेट्स की, तो बाइकार्बोनेट्स के और बाइसल्फाइड्स के केस में भी अल्कली मेटल्स और अमोनियम के जो मैंने अभी आपको बताया कि वही सिर्फ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सब एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सारे के सारे पानी में सॉल्युबल ही होंगे। ठीक है, तो सॉलिड कौन कौन से हैं हमारे पास? या तो बाइसल्फाइड्स या बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम एंड अमोनियम। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे याद रखोगे। तो कैल्शियम बाइसल्फाइड भी पानी में सॉल्युबल होगा, कैल्शियम
बाइकार्बोनेट भी पानी में सॉल्युबल होगा। सिमिलरली कि अगर बेरियम बाइकार्बोनेट और बेरियम बाइसल्फाइड भी होगा तो वो भी वाटर में सॉल्युबल होंगे, वो वाटर में ही बनेंगे, रिएक्शन के दौरान ही बनेंगे, हम उनको अलग से सॉलिड फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हमें मालूम लग गया कि कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है या दोनों गैसेस भी प्रेजेंट हो सकती हैं। मतलब अगर हमारे पास डबल आयन हो, दो सॉल्ट मिक्स करके हमको दिए गए हो, तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फाइड बाइसल्फाइड में से भी कोई दो आयन्स भी हो सकते हैं, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्लास 11 क्लास 12 में एक ही सॉल्ट गिवन होता है, आपको एक ही कैटायन एक ही एनायन ढूंढना होता है, बट हायर क्लासेस में आपको दो सॉल्ट्स का मिक्सचर भी दिया जा सकता है, तो वहां पे दो कैटायन दो एनायन होंगे। तो दो कैटायन दो एनायन होंगे तो यहाँ पे इसलिए पॉसिबिलिटी बन जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों गैसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, अब हमने उनको डिफरेंशिएट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से पास करते हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड के केस में कलर चेंज होगा। ठीक है, अब ये कलर चेंज क्यों होगा सल्फर डाइऑक्साइड के केस में और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्यों नहीं होगा, ये आप सोचिए सोचिए सोचिए। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखकर सोचो कि क्यों एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कर रहा है। मिला आपको अपना आंसर? वेल, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कि उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ उसको ऑक्सीडाइज फर्दर नहीं कर सकते, इसलिए आप कोई भी रिएक्शन नहीं देखते हो। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड के केस में सल्फर अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट +6 उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा सकता है, इसलिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको हेल्प कर सकता है अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए, जो कि आप एक सल्फेट के केस में देख सकते हैं। ठीक है, सल्फर +4 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है और इसकी वजह से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस देख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड कौन से ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा और डिफरेंट कलर चेंजेस शो करेगा, जिससे हम ये डिफरेंशिएट कर सके कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम लेंगे दैट इज गोइंग टू बी पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर आप सबको मालूम है कि पर्पल कलर होता है, तो MnO4 नेगेटिव आयंस का पर्पल कलर। अगर आप इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड पास करोगे इन एन एसिडिक मीडियम तो क्या होगा, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू Mn+2 आयंस। सल्फर डाइऑक्साइड इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फेट आयंस, +4 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और MnO4 माइनस का Mn+2 में आना पर्पल कलर से इसका एक कलरलेस या लाइट पिंक कलर को फॉर्म करना। मतलब कि क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट डीकलराइज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख सकते हो आप यहाँ पे, इजी टू अंडरस्टैंड है कि आपके पास जो सॉल्ट था वो था बेरियम सल्फाइड, उसमें आपने डाइल्यूट एसिड डाला, बेरियम सल्फेट बना, वाटर बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना। इस सल्फर डाइऑक्साइड को आपने पास किया एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट में। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट क्या होगा, KMnO4 + H2SO4। ये क्या फॉर्म करेगा, K2SO4 MnSO4 वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके H2SO4 या सल्फेट आयंस में कन्वर्ट करिए। तो ओवरऑल आप ये रिएक्शन देख सकते हो कि पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर सल्फर डाइऑक्साइड के पास करते ही डीकलराइज हो गया। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, पोटेशियम परमैंगनेट in presence of an acid when sulfur dioxide is passed through it is get decolorized। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट रिड्यूस हो गया। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर।
कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्शन नहीं शो कर सकता। क्यों नहीं शो कर सकता? क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सिमिलरली ये आप टेस्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ भी कर सकते हो। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑरेंज इन कलर। अगर अगेन आप इसकी एसिडिक सॉल्यूशन में से सल्फर डाइऑक्साइड को पास करोगे, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम आयंस +3 आयंस, और उसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। सल्फर डाइऑक्साइड अगेन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फेट आयंस। ठीक है, तो the gas turns potassium dichromate paper acidified with dilute H2SO4 green। तो ये कौन सी गैस है जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट एसिड ग्रीन कर देती है? तो वो कौन सी गैस है? वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ग्रेट। एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप टेस्ट कर सकते हो बाय द यूज ऑफ पोटेशियम आयोडेट स्टार्च पेपर। ये जो पेपर है ये क्या है? पोटेशियम आयोडेट स्टार्च पेपर। ये कलरलेस पेपर होता है, जो कि आप टिप पे इसको यहाँ पे देख सकते हो। जब इसमें आप सल्फर डाइऑक्साइड में से पास करोगे, अगेन ये क्या फॉर्म करेगा? आयोडीन फॉर्म करेगा, और आयोडीन का जो कलर होता है दैट इज ब्लू। तो स्टार्च आयोडेट पेपर को ब्लू कलर का कन्वर्ट होना इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो गोइंग टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर आपका पोटेशियम पर मैंगनेट का पर्पल कलर कलरलेस में कन्वर्ट हो जाए, पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाए, या आपका स्टार्च आयोडेट पेपर कलरलेस से ब्लू कलर में हो जाए, तो उस केस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस विल बी कंफर्म्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी एब्सेंट। समझ में आ गया? एक और टेस्ट देख सकते हैं आप सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ। अगर आपने एक फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, तो फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी येलो इन कलर। फेरिक क्लोराइड का जो पाउडर होता है दैट इज येलो कलर्ड पाउडर। तो फेरिक क्लोराइड को आपने पानी में घोला, इस फॉर्म्स अ येलो कलर्ड सॉल्यूशन, उसमें से आपने सल्फर डाइऑक्साइड को पास किया, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फेरस क्लोराइड। Sulfur dioxide is going to get oxidized to sulfate ions. Again, ferrous आयंस का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। आई होप आप लोगों को याद है, जब मैंने आपको कलर्स भी सिखाए थे तब हमने ये याद किए थे कि जो फेरस के कलर होता है वो ग्रीन होता है, फेरिक का कलर जो होता है वो ब्राउन या येलो कलर हो सकता है। फेरिक क्लोराइड इज येलो इन कलर। ठीक है, तो अब Fe+3 से Fe+2 हुआ, अगेन एक रिडक्शन हुआ, और +4 से +6 में गया तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो फेरिक क्लोराइड इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ आप रिएक्शंस यहाँ पे सीख चुके हो। एक और ऐसे ही आप देख सकते हो आगे फर्दर विद ब्रोमीन वाटर और आयोडीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है वो ऑरेंज रेडिश इन कलर होता है। आयोडीन वाटर का जो कलर होता है दैट इज वायलेट इन कलर। इसमें से भी जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करोगे, तो ब्रोमीन वाटर इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू HBr विच इज कलरलेस, एंड सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फेट, सिमिलरली आयोडीन टू HI। अगेन एक रिडक्शन हो रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट फॉर्म कर रहा है, और दोनों ही केसेस में ब्रोमीन वाटर टर्निंग कलरलेस एंड आयोडीन वाटर कलरलेस कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अगर ये चेंज ना हो रहा हो तो आप कह सकोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर ये कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। तो हम इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंटली प्लीज ऑल्सो रिमेंबर कि कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं बट कलर चेंज नहीं होता। जैसे कि क्लोरीन वाटर से भी क्लोरीन का HCl बनेगा, ऑक्सीडाइज होगा सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट में, बट कलर चेंज नहीं होगा, तो हमको पता ही नहीं लगेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा तो सल्फेट और H पॉजिटिव आयंस फॉर्म करेगा, बट ये रिएक्शन कलरलेस है। कलरलेस रिएक्शन से हमें मालूम नहीं लगेगा कि गैस कौन सी है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो यूज करते हैं जहां पे हम कलर चेंजेस देख सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या हुआ? पर्पल से कलरलेस। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या हुआ?
ऑरेंज से ग्रीन कलर। फिर हमने देखा स्टार्च आयोडेट पेपर का कलर था कलरलेस, और अगर सल्फर डाइऑक्साइड पास की उस पे से तो वो कलर हो गया डीप ब्लू कलर। फिर हमने देखा फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन येलो कलर की थी, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड पास किया तो फेरस क्लोराइड का ग्रीन कलर आ गया। अगेन हमको पता लग गया कि सल्फर डाइऑक्साइड है। सिमिलरली ब्रोमीन वाटर का रेड से कलरलेस होना और आयोडीन वाटर का वायलेट से कलरलेस होना कंफर्म कर देगा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्सेंट है। और अगर इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ अगेन कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस एब्सेंट है। आप एक और टेस्ट कर सकते हो अल्कलाइन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड या अल्कलाइन जिंक नाइट्रोप्रोसाइड के साथ भी। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, जबकि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ आप एक रेड कलर देखोगे और जिंक नाइट्रोप्रोसाइड के साथ आप सैल्मन रेड कलरेशन देखोगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। ये सब आपको रिएक्शंस भी अब समझ में आ रही है। तो इस लेक्चर में हमने अभी तक जो पढ़ा उसके बेसिस पे दो क्वेश्चन देखते हैं। अ सब्सटेंस ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिबरेट्स अ कलरलेस गैस which produces turbidity with Barretta water and turns acidified dichromate solution green. The reaction indicates the presence of carbonate, sulfide, nitrite. आपको अपना आंसर चूज करना है बिफोर कि मैं इसका आपको करेक्ट आंसर बताऊं, तो जल्दी से चूज करो। ऑल राइट, तो अगर आप लोगों ने अपना आंसर सोच लिया है तो लेट अस डिस्कस इट। हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले तो सब्सटेंस ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कलरलेस गैस थी, तो हमारे दिमाग में सारे के सारे एनायंस आ जाने चाहिए जो कलरलेस गैस देंगे। तो वो कौन कौन से हैं? कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, सल्फाइड है, बाइसल्फाइड है, बाइसल्फाइड है, सल्फाइड हो सकता है, थायोसल्फेट हो सकता है और एसिटेट हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमको कंफर्मेटरी टेस्ट में दिया है टर्बिडिटी विद बरेटा वाटर। टर्बिडिटी विद बरेटा वाटर जहां पे आया वहां पे कौन सी गैसेस हो सकती हैं? या तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी या सल्फर डाइऑक्साइड होगी जो बरेटा वाटर के साथ टर्बिडिटी देगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड कौन कौन प्रोड्यूस कर सकता है? वेल, यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाले कौन कौन है? हमारे पास कार्बोनेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, बाइसल्फाइड हो सकता है। ठीक है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या गिवन है? हमें गिवन है दिस टर्न्स एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन। तो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड तो कर नहीं सकता, तो ऑब्वियसली कौन कर सकता है? वो सल्फाइड आयन कर सकता है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू अस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन होगी सी चॉइस। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑन हीटिंग विल गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? ठीक है, जिंक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो जल्दी से सोचो आप अपना आंसर। ऑलराइट, अगर आप लोगों ने सोच लिया है तो ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? सिंपली सब्सटेंस को हीट किया है, तो ड्राई हीटिंग टेस्ट किया और उसके अंदर एक गैस प्रोड्यूस हुई जो लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट है। फिर से सोचो कौन कौन सी ऑप्शंस यहाँ पे हो सकती हैं जो कि लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर सकते हैं। तो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करने वाला या तो कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे तो सारे ही कार्बोनेट दिए हैं और सल्फाइड दिया है, क्या सबके सब करेक्ट आंसर होंगे? इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव दे आर करेक्ट, ए बी सी डी। वेल नो, यहाँ पे अगेन आपको क्या याद रखना था जो मैंने आपको ड्राई हीटिंग टेस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स के बारे में बताया था कि जो ग्रुप 1 के अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट जो होते हैं दे आर स्टेबल टू हीट, वो हीट करने पे डिकम्पोज नहीं होंगे। तो सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेगा, जिंक कार्बोनेट करेगा, लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, जिंक सल्फाइड करेगा, लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा जो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देगा।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए, सी एंड डी। बी चॉइस नहीं है यहाँ पे। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। हमने शुरू किए थे आज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। अभी तक हमने जो डिस्टिंग्विश किया है वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिवॉल्व हो रही है या सल्फर डाइऑक्साइड। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होंगे, अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी तो सल्फाइड या बाइसल्फाइड होगा। अभी हमको और क्या करना है इसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन में, वो है कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सल्फाइड और बाइसल्फाइड में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जिसे हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। सो सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज सारे के सारे लेक्चर्स को कंटिन्यूएशन में देखना, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके जेईई मेंस और एडवांस के लिए। सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।